हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस बच्चा पार्टी। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस लेक्चर जो कि एमडीसी पेपर इंग्लिश का है। सेमेस्टर 1 जिनका सेशन 23 से 27 है और सेमेस्टर 3 जिनका सेशन 22 से 26 है। ये दोनों सेमेस्टर्स के लिए हमारा ये एमडीसी इंग्लिश का क्लासेस चल रहा है। आपको पता है मैंने आपसे कहा था कि अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, हार्डली 2 लेक्चर, ये लेक्चर को लेकर 2 लेक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये कोर्स कंप्लीट, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सजेस्ट करेंगे, बनाएंगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आपको हम बता दें, जो भी बच्चे अभी तक हमारे इससे पहले के मतलब लेक्चर को नहीं देखे हैं एमडीसी का, वो जाके वो लेक्चर को कंप्लीट करिए। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप बहुत अच्छे से हमारे चैनल केडी क्लासेस पे एमडीसी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हर यूनिट का लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा आपको। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले हम बता दें कि कल की क्लास में हम लोगों ने एक यूनिट स्टार्ट किया, यूनिट को कंप्लीट करा था, जिस यूनिट का नाम है यूनिट 2 शॉर्ट स्टोरीज हम लोगों ने पढ़ा था। उस शॉर्ट स्टोरी में 2 शॉर्ट स्टोरी था, एक था ओल्ड मैन एट द ब्रिज और दूसरा हमारा क्या था, मतलब एक और दूसरा क्या था हमारा, ए फेस इन द डार्क समरी। ओल्ड मैन एट द ब्रिज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने उस वीडियो में डाल दिया था, जो आप लेक्चर देखोगे यूनिट ओल्ड मैन एट द ब्रिज का, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग वहाँ से उसको कवर करो, ठीक है। फिर हम लोग एक जगह सारी चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे बहुत अच्छे से और प्रिपेयर करेंगे। बस एक और लेक्चर है, आज इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ से सजेस्ट करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ओल्ड मैन एट द ब्रिज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके लेक्चर में आपको मिल जाएगा। बाकी जो 2 से 3 यूनिट बचे उनका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम रेडी रख रहे हैं, सारा कर रहे हैं, सब चीज़ हो चुका है, बस बहुत अच्छे से उसको क्लियर करना है। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हर एक यूनिट को, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था। उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट पे बात करेंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। ये स्टोरी नहीं है, बेसिकली एक ड्रामा है। आपको पता होगा कि ड्रामा क्या होता है। अगर हम आपसे सिंपल भाषा में पूछे, ठेठ में, एकदम साधारण भाषा में, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रामा, ड्रामा से आप समझते क्या हो? आप बोलिएगा मैम कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग आए दिन रात घर में ड्रामा करते रहते हैं। कभी चोट लग गया, थोड़ा सा भी चोट लगा, अरे बाप रे गजब चोट लग गया, इतना ड्रामा होने लगा। ये चीज़ मतलब रियल लाइफ में, सिर्फ चोट लगने पे नहीं, हर चीज़ में हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह पे ड्रामा करते भी हैं और ड्रामा देखते भी। विदाउट ड्रामा आवर स्टोरी विल नॉट बी बिगिन, हमारी स्टोरी बिगिन होगा ही नहीं बिना ड्रामा के। कहीं ना कहीं आप भले आपका ड्रामा रियल हो, चाहे आपका ड्रामा वो फेक हो, कुछ भी हो, आई डोंट मीन दैट, बस हाँ इतना है कि आपके लाइफ में ड्रामा कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो बस ये स्टोरी बस एक छोटा सा ड्रामा है। इस ड्रामे का नाम है इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद, याद है नारा लगाते हैं हम लोग, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे आपको नारा नहीं लगाना है, यहाँ पे इस ड्रामे का नाम है इनकलाब। इस इनकलाब नाम से क्या मतलब है हम लोग एक एक करके समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और इस चैनल को देख रहे हो तो अपना प्यार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि हम लोग और अच्छे से हर सेमेस्टर्स में और इसी सेमेस्टर में हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ साझा कर सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, कभी भी किसी भी ड्रामे को जानने से पहले, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में ड्रामा में क्वेश्चन पूछता है हमेशा ऑथर की इंट्रोडक्शन के बारे में ज़्यादातर पूछता है पहले, सबसे पहले, कि बताइए ऑथर का जन्म कब हुआ था, क्या उस स्टोरी का थीम क्या है, सॉरी उस ड्रामे का थीम क्या है, सेकंड थर्ड थीम क्या है कि उस ड्रामे के पीछे में कैरेक्टर्स कितने हैं, फिर चौथा उस ड्रामे में मेन कैरेक्टर का रोल क्या था वहाँ पे। ये सब चीज़ें क्वेश्चंस वहाँ पे अराइज होती हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि जो हमारे ऑथर हैं, ऑथर आसिफ कोरेम्बॉय, उनका नाम क्या है। उनका नाम तो आसिफ कोरेम्बॉय है, उनका जन्म कब हुआ था, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। बेसिकली ये ड्रामा जो है, स्टोरी नहीं है, याद रहे ये ड्रामा है। एंड देयर इज़ टू मेनी डिफरेंस, नहीं सो मच डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरीज एंड ड्रामा। ड्रामा एकदम एक अलग ही पार्ट है, जो किसी भी क्षण ना तो वो ज़्यादा रियल होता है, ना तो ज़्यादा वो फेक होता है। उसमें कहीं ना कहीं नौटंकी टाइप नहीं बोलते, अगर नौटंकी हो रहा है तो उस टाइप ड्रामा में होता है। बहुत सारी चीज़ें रियल होती है, बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं, यही कारण है कि इसको ड्रामा कहा जाता है,
ठीक है। ड्रामा क्योंकि स्टोरी रियल होती है, स्टोरी हो सके या तो टोटली फेक हो या टोटली रियल होती है, बट इन इंग्लिश ड्रामे का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों के फीलिंग को दिखाना, जिसमें कभी कभी अपने फीलिंग को प्रूव करने के लिए कि हमको चोट लगा है, अगर हमको किसी गलत चीज़ों का भी सामना करना पड़े या गलत चीज़ों का भी सहारा लेना पड़े तो हम ले लेंगे। सपोज अगर मेरे सर पे चोट लगा है और हमको किसी को बताना है कि ये चोट कैसे लगा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप आए और मुझे एक फैट मार दी, हम गिर गए, चोट लग गया। मैंने अपना इंटेंशन वही दिखाया कि चोट लग गया, लेकिन मेरा दिखाने का तरीका थोड़ा अलग था। दैट इज ड्रामा। ठीक है, उसको फील कर रहे हैं, प्रेजेंट में उसको फील कर रहे हैं, दैट इज ड्रामा। ठीक है, स्टोरी तो जो बीत चुका होता है, स्टोरी हमेशा पास्ट में होता है, लेकिन ड्रामा पास्ट में नहीं होता है, ड्रामा प्रेजेंट में होता है। याद रखिएगा हमेशा ये मेरा बात, कभी भी ड्रामा को पास्ट में नहीं रखा जाता है, ड्रामा इज ऑलवेज इन प्रेजेंट। ठीक है, जो हम लोग के लाइफ में चल रहा है, तभी ना कह रहे हैं कि अरे नौटंकी कर रहा है, ये ड्रामा कर रहा है। ड्रामा का हिंदी तो है नौटंकी। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑथर के बारे में। ही वॉज बॉर्न ऑन 1928 में आसिफ कोरम्बोय का जन्म हुआ था। ही वॉज डाइड ऑन 1994 में उनका डेथ हो गया। ही इज़ एन इंडियन प्ले राइट हु रॉट इन इंग्लिश। उन्होंने अपने ड्रामे को इंग्लिश में लिखा था। वो एक इंडियन प्लेलिस्ट थे, मतलब जो जैसे मूवी वगैरह देखते हैं ना, कैसे बोलते हैं कि उसको बड़ा सा पर्दा पे मूवी चल रहा है तो उस चीज़ को वो लिखता है कोई राइटर, तो वहाँ पे तो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। इन्होंने भी अपने ड्रामा, जैसे रामलीला टाइप आप सुने होंगे कि रामलीला हो रहा है, अरे चलो गाँव में ड्रामा हो रहा है आज रामलीला पर, चाहे कोई भी लीला हो रहा है कोई भी चीज़ पे, तो क्या होता है वहाँ पे उसको लिखा जाता है सबसे पहले कि ऐसे ऐसे करना है, इस यहाँ पे ये पात्र ये बनेंगे, ये चीज़ ये बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ड्रामे में मेंशन की जाती है। स्कूल वगैरह में हम लोग का ड्रामा होता है ना कि चलो एक बार याद है मुझे, आज भी याद है मुझे, हम 6 या 7 में थे, 7 में, तो उस टाइम हम लोग के स्कूल में राज्यसभा लोकसभा का ड्रामा हुआ था, जिसमें हम लोग सब पार्टिसिपेट बने थे और हम लोग राज्यसभा के मेंबर बने थे। ऑर्डर नहीं, वैसे बेंच को पीटा जाता है जिस तरीके से दरबार में, वहाँ दरबार नहीं कहेंगे, राज्यसभा में, वहाँ उसी तरीके से हम लोग को भी वहाँ पे रहना था। तो एक ड्रामा हुआ ना, कैरेक्टर दिया गया ना कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, तो इसी तरीके से ये भी एक प्लेलिस्ट के तरफ एक शो को स्टार्ट करते थे और इनका प्लेलिस्ट वो हमेशा इंग्लिश में रहता था और उसमें उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर के लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। He was among the very few Indian dramatic writing plays exclusively in English। इन्होंने बहुत सारे फ्यू इंडियन ड्रामा, मतलब भारतीय, मतलब उनका ज़्यादातर जो होता था ना ड्रामा, वो सब इंग्लिश वगैरह तौर पे होता था। ये बहुत कम ही था जो भारत मतलब इंडियन को इंग्लिश में वो कन्वर्ट करके बोले थे। फ्यू मतलब होता है थोड़ा ही बहुत। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा बहुत कम ही इंडियन स्टोरी को, इंडियन ड्रामे को वो इंग्लिश में करके डाले थे। ठीक है, इनका मेजर वर्क किसके ऊपर है, तो इनका मेजर वर्क है इनकलाब, द रिफ्यूज, एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ओम, मैन पादमे होम, फिर से डॉलमर्स, टॉर्न ऑन अ कैनस, गोवा, द हंग्री वंस, मॉनसून, सोनार बंगला, ये सब इनके मेजर वर्क है जिस पे इन्होंने काम किया। ये सारा ड्रामा ही है, एक बात याद रखिएगा, ये सब ड्रामा है। ये ड्रामेस्टिक पर्सन थे, याद रखिएगा, जो ड्रामा लिखता है उसको ड्रामेस्टिक कहा जाता है। जिसे हम लोग ऐसे ये वर्ड का जैसे नहीं बोलता, एक नंबर का नौटंकी बाज है तो वही उसको ड्रामेस्टिक कहते हैं कि जो ड्रामा को तैयार करता है। राइटर जो होते हैं वो जो स्टोरी लिखते हैं उनको क्या बोला जाता है, राइटर बोला जाता है ना जी। और जो पोयम लिखते हैं उनको पोएट्री बोला जाता है ना, पोएट। वैसे ही यहाँ पे जो ड्रामा लिखते हैं उसको ड्रामेस्टिक बोला जाता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब इनमें कैरेक्टर क्या है भाई, इनकलाब जो, अब हम लोग कैरेक्टर पे आते हैं। इनकलाब का कैरेक्टर क्या है इसमें, प्रोफेसर दत्ता, इसमें सबसे मेन, इसमें सबसे कैरेक्टर इसमें एक प्रोफेसर दत्ता है जो कि एक एल्डर प्रोफेसर है। इस ड्रामे में इनकलाब जो ड्रामा है, इस ड्रामे में कुछ कैरेक्टर को यहाँ पे रखा गया है जिसमें एक एक करके हर किसी का रोल बताया जाएगा कि इसमें आपको पढ़ना क्या है और समझना क्या है। ठीक है, इसमें है प्रोफेसर दत्ता, एक एल्डर प्रोफेसर है। अमर दत्ता उनका छोटा बेटा है, यंगर सन, किसका, प्रोफेसर दत्ता, एक प्रोफेसर दत्ता है। हम आपको इमेजिन करवाएंगे, सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, कि कौन है क्या है, उसके बाद हम आपको बताएंगे स्टोरी। ठीक है, स्टोरी नहीं कहेंगे, ड्रामा बताएंगे। तो प्रोफेसर दत्ता है एक एल्डर प्रोफेसर, उनका बेटा है अमर नाम है जिसका, दत्ता का सबसे छोटा बेटा अहमद जो कि उस नक्सलाइट ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, द लीडर ऑफ द लोकल नक्सलाइट ग्रुप का वो मेंबर है। शौमिक, ए यंग प्लीजेंट बिलीविंग इन वायलेंट नक्सलाइट मेथड्स,
ये जो सौमिक है वहाँ पे क्या है कि वो वायलेंट, वहाँ पे कुछ उस ग्रुप में कोई एक सभी को नहीं होता है। एक बात बताते हैं हम आपको पता है ना कि आप लोग के भी स्कूल में कोई ना कोई ग्रुप मेंबर होगा, आप लोग के भी स्कूल में कोई ना कोई वैसा ग्रुप मेंबर नहीं होगा जो कि क्या होता है कभी कभी कि कोई ग्रुप में एक कोई ना कोई उसमें से ऐसा होता है ना जो थोड़ा सा खुरचालू टाइप होता है। हम लोग भोजपुरी में उसको खुरचालू बोलेंगे और शुद्ध हिंदी में उसको पता है क्या बोला जाता है, थोड़ा सा बदमाश टाइप। बदमाश मतलब गलत वे में मत लीजिएगा, बदमाश कहने का मतलब क्या होता है कि शांति से नहीं बैठे, शांति से नहीं बैठने वाला। और एक होता है वायोलेंस, जिसको जल्दी गुस्सा आता है। वायोलेंस मतलब गुस्सा करना होता है, ठीक है। आंदोलित हो जाना, आंदोलित कहने का मतलब आंदोलन करना नहीं, आंदोलित होने का मतलब होता है कि सरल भाषा में बता रहे हैं आपको कि जैसे कि मान लीजिए आप कुछ ऐसा बोल दिए, आप सुने होंगे किसी किसी को कहते हुए कि हमसे गलत एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, जहाँ बोलिए हम मार के मुंह फोड़ देंगे। किसी किसी को सुने होंगे इस टाइप का लैंग्वेज यूज करते हुए कि भाई मेरे सामने कुछ अंटपट मत बोलो नहीं तो पिटा जाओगे। तो इससे क्या हुआ, इससे ये नेचर पता चलता है उसका कि वो वायलेंस टाइप पर्सन है। उसके सामने थोड़ा सा भी अगर एक भी वर्ड इधर से उधर कुछ भी बोलेंगे हम तो उसको गुस्सा आ सकता है। दैट इज़ अ वायलेंस टाइप पर्सन है वो, ठीक है। तो सौमिक भी उसी टाइप का था। उस ग्रुप में क्या था, तो उस ग्रुप में क्या था कि कुछ भी वैसा होता था तो उस ग्रुप का वो वायलेंस टाइप पर्सन था जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस ड्रामे को, जितने भी इंग्लिश के पोएम्स स्टोरी आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो बस अपना सपोर्ट बनाइएगा। कहीं कुछ वैसा लगे आपको कि कहीं कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लोगे, हम आपको वहाँ भी बता देंगे, ठीक है। और वैसा कुछ वैसा हो तो आप हमको ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसको और अच्छे से क्लियर कर सकें, ठीक है। अब आता है जेन द लोकल जमींदार, वहाँ का जमींदार था। हम बताएंगे, ड्रामे को क्लियर करेंगे आपके सामने, इमेजिन कर करके बताएंगे, डोंट वरी। और सुप्रिया, पता है आपको सुप्रिया मेरी दीदी का भी नाम है। तो सुप्रिया द डॉटर ऑफ जैन एंड लव इंटरेस्ट ऑफ अमर। लव इंटरेस्ट का मतलब पता है क्या होता है, बताने का जरूरत है, चलिए बता देते हैं। लव इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिसको आज के लैंग्वेज में क्रश बोला जाता है, ठीक है। जिसको आज के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, क्रश बोला जाता है, जो कि मतलब लवर साइड फर्स्ट मतलब एक तरफा प्यार जिसको बोलते हैं ना, वो टाइप, ठीक है। तो सुप्रिया कौन थी, जैन के डॉटर ऑफ जैन की बेटी थी और लव इंटरेस्ट ऑफ अमर, अमर की जो थी वो एक तरफा प्यार थी वो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब तक हम लोग प्रोफेसर दत्ता को जाने, अमर को जाने। अमर कौन था, दत्ता का छोटा बेटा था, ठीक है। और सुप्रिया कौन थी, अमर की मतलब एक तरफा प्यार थी वो, ठीक है। लव इंटरेस्ट थी, जिसको अमर को उसमें बहुत इंटरेस्ट था, लव करता था वो उसको। अहमद कौन था, वो लीडर था उस नेक्सलाइट ग्रुप का। सौमिक कौन था, वो भी उस ग्रुप का मेंबर था जो कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो एक वायलेंस पर्सन था वो। जैन कौन था, एक वहाँ का जमींदार था, ठीक है। और सुप्रिया जमींदार की बेटी थी। और अमर की कौन थी, मतलब अमर की कौन थी, लवर थी। तो ये तो रहा कुछ ड्रामा। अब बात करते हैं ड्रामा का इंट्रोडक्शन क्या है भाई। ड्रामा का इंट्रोडक्शन है कि सेटिंग इनकलाब हैज़ बीन सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द नेक्सलाइट रिवॉल्ट दैट हॉन्टेड वेस्ट बंगाल। ये जो ड्रामा है नेक्सलाइट का, नेक्सलाइट रिवोल्ट कहने का मतलब क्या है इसको हम बताएंगे, ठीक है। डोंट वरी, इसको हम बताएंगे। नेक्सलाइट रिवोल्ट कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि जो ड्रामा हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वेस्ट बंगाल। अगर हम आपसे पूछें कि इनकलाब हैज़ बीन सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द नेक्सलाइट रिवोल्ट, आप चुपचाप कह दोगे वेस्ट बंगाल। इन वेस्ट बंगाल में नेक्सलाइट रिवोल्ट एक जगह का वहाँ पे स्पेस था जहाँ पे इनकलाब के ड्रामे को सेट किया गया था, ठीक है। ड्रामे का नाम था इनकलाब। इनकलाब मीन्स रिवॉल्यूशन। इनकलाब का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बदलाव। क्या होता है, बदलाव। एक इंग्लिश मीनिंग का देयर आर टू मैनी डिफरेंट मीनिंग्स यू कैन अराइज। आप एक इंग्लिश मीनिंग से बहुत सारे इंग्लिश मीनिंग को डिराइव कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, हाउ यू कैन सी, हाउ यू कैन डिराइव इट, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। इनकलाब इज़ वन ऑफ द मच एक्लेम्ड प्लेज ऑफ आसिफ कुरैशी। इनकलाब जो था ना, एक कह सकते हैं आसिफ कुरैशी का एक सबसे बढ़िया और सबसे थोड़ा सा अलग तरीके से सबसे एक वन ऑफ द मतलब सबसे अच्छा में से एक सबसे बढ़िया ड्रामा था वो, ठीक है। दिस प्लेज अबाउट द नक्सलाइट मूवमेंट। ये नक्सलबरी मूवमेंट के बारे में था। नक्सलबरी का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं नक्सलबरी के बारे में, ठीक है। नक्सलबरी का मतलब क्या होता है, नक्सलबरी का मतलब होता है कि साधारण भाषा में आप कभी भी नौटंकीबाज लोगों को देखें, नौटंकीबाज नहीं कहेंगे, मतलब आप कभी ऐसे लोगों को देखे हैं कि
है कुछ और, दिखा कुछ और रहा है, और ज़्यादातर फेक टाइप में है मतलब। और एक दूसरे थर्ड थिंग क्या कि वो मतलब गुंडागर्दी टाइप रहे, इस टाइप, समझ रहे हैं ना। तो आजकल वैसे आप कहिएगा मैम क्या बात करें, देखिएगा आप आजकल का टाइम में मैक्सिमम लोग वैसे होते हैं, बट हम लोग को वैसा नहीं सोचना है, ठीक है। नक्सलवादी का मतलब वही होता है कि जो एक घुसपैठिए टाइप, हम लोग पढ़े ना, जो एक दूसरे को मार छीन छपाट के दूसरे का सामान इधर से उधर कुछ कर दे, उस टाइप का यहाँ पे क्लियर कह सकते हैं होता है, ठीक है। यहाँ पे बात क्या है कि प्रोफेसर दत्ता ये लोग सब कोई बैठे हुए हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं कि अब यहाँ पे बैठे हुए एक रियलिस्टिक प्ले है ये आसिफ कोरम्बोय, जो कि सोशल इशू के ऊपर था। नक्सलवादी का मतलब होता है डकैती वकैती होता है ना, तो डकैती वगैरह हो रहा है, इस डकैती से कैसे निकला जाए, इसी के लिए इसका नाम इनकलाब दिया गया। इस ड्रामे का इनकलाब कहने का मतलब है कि हमको अब इससे बाहर आना है, दैट मीन रिवॉल्यूशन। इसका रिवॉल्यूशन कैसे निकलेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ इनकलाब, ठीक है। नक्सलवादी का मतलब, नक्सलवादी रिवॉल्ट का मतलब ही हो गया कि इस घुसपैठियों से, इस चोरी डकैती गुंडागर्दी, ये सबसे कैसे आउट हुआ जाए, दैट इज द पॉइंट वेयर वी कैन फाइंड आउट रिजोल्यूशन, दैट द मीनिंग इज इनकलाब, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो समझ में आया भाई कि नक्सलवाद क्यों था, क्या है, और रिजोल्यूशन इसका नाम क्यों पड़ा। अब इसके अंदर कैरेक्टर थे क्या कि कहीं देखोगे आप मार धाड़ हो रहा होता है तो दो चार आदमी परपंच वहाँ पे घेर के बैठ के बात कर रहे होते हैं, कह रहे भाई यहाँ तो फलाना जगह पे ऐसे हो गया था, तो मारपीट हो कैसे बचेगा, वो बहुत दिक्कत तो हो गया, कैसे होगा क्या होगा, मतलब दिखता ना कहीं डिस्कशन इस टाइप से होता है। तो इसी टाइप का ये ड्रामा के थ्रू दिखाया गया, इनकलाब ड्रामे के थ्रू, कि कैसे अगर बहुत ज़्यादा घुसपैठिया कहने का मतलब जो दूसरे का सामान छीन छपट के, मार पीट के, किसी के साथ गलत करके, कुछ करके वो उसका धन हथिया ले, ठीक है, दैट इज घुसपैठिया वगैरह होता है, ठीक है। और भी तरह तरह के क्राइम वो करे। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल बिकॉज यू आर अ पर्सन दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द आई मीन। आपको पता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि जो घुसपैठिया हो, डकैत हो, क्या क्या खून खराबा, गलत काम, ये सारी चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में वो इस ड्रामे इनकलाब में बताया गया है, इसीलिए इसका नाम इनकलाब बताया गया, क्योंकि इसमें रिजोल्यूशन है कि कैसे इन सब चीज़ों से आउट होके भी काम किया जा सकता है, ठीक है। इस ड्रामे में कहा गया कि प्रोफेसर दत्ता है, प्रोफेसर दत्ता जिनका बेटा अमर है, ये लोग सब बैठे हुए, लोग सब अपना अपना काम में लगे हुए भाई। उनका कहना है कि उनका कहना है कि भाई यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर पे लोग इनकलाब का ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अरे इनकलाब तो बेसिकली देखा जाए तो घुसपैठिया बाद में, नक्सलवादी बाद में, पहले तो यहाँ के लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, कोई छोटा जाति का है, कोई बड़ा जाति का। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विद द रिवेल्स व्यू दैट द रूट ऑफ इकोनॉमी। नक्सलवादी आता कहाँ से है, अगर मान लीजिए आपको चोरी करना पड़े, हम डकैती कर रहे हैं, हम डकैती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पेट खाना मांग रहा है, मेरे पास नहीं है, तभी ना हम चोरी डकैती करने जा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आप क्यों काम कर रहे हो, ये दुनिया में इतना भागदौड़ क्यों है काम के लिए, पैसे के लिए। अगर आप बैठे हो, सरकार आपको घर में ही 10,000 5,000 रुपया, 5,000 10,000 रुपया वीक में, महीना में देने लगे, कोई जाएगा काम करने, कोई गलत काम करना सोचेगा, नहीं सोचेगा। आप कहिएगा मैम फिर भी सोचेगा अरे 10,000 मिल रहा है ना, ये कम कर लेते तो और 20,000 हो सके एक्स्ट्रा मिल जाए। ये थिंकिंग लाना ही नहीं है, वी डोंट थिंक अबाउट इट। हम लोग को सोचना ही नहीं चाहिए ये सब चीज़, हम लोग सोच ही नहीं सकते ये सब नहीं सोचिए। ये सोचिए कि अगर हमें घर बैठे हर चीज़ मिल जाए, आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़े, आपको मेरा लेक्चर ये नहीं देखना पड़े, आप आराम से घर में बैठे हो, फॉर्म भर दिए, बस हो गया। क्या भाई, तो घर में कॉपी आ गया एग्ज़ाम का, लिख दिए, कॉपी वापस चला भी जाएगा, टाइम पे आके वो ले जाएगा, फिर नंबर बैठा के रिजल्ट घर में आ गया। करोगे मेहनत, बताइएगा जरूर, कमेंट में करिएगा। अगर सब कुछ हो जाए तो हम बाद में बात करेंगे कि इसका डिमेरिट्स क्या होगा क्या नहीं, डिमेरिट्स का हम बात ही नहीं कर रहे, बस इतना बताइए कि अगर सब कुछ घर में ही होने लगे तो क्या हम लोग अपने तरफ से एफर्ट डालेंगे बेटर करने के लिए, किसी भी चीज़ को नहीं डालेंगे। वही चीज़ इसमें कहा गया है, आसिफ कोरम्बोय ने कहा है कि भाई देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे होता है। प्रोफेसर दत्ता ये लोग सबसे बात करते वक्त उन्होंने कहा कि प्रोफेसर दत्ता बोलते हैं कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है सबका, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, किसी के पास कुछ नहीं है, तभी ना ये सब ड्रामा हो रहा है, तभी ना ये सभी काम ये लोग कर रहा है। नक्सलवादी आज उसको मार रहा है, उसको मार के उसका धन हपेट रहा है, उसका धन छपेट रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। अगर रहता तो वो काम वो नहीं करता। तो अमर कहता है हाँ पिताजी सही बात है, ये तो ऐसे ही है भाई। देखो ये जमींदार है, जमींदार नहीं, जमींदार है, ये जैन जो है जमींदार है,
हम पहले ही बता दिए हैं कैरेक्टर। जमींदार है, इसके पास इतना चीज़ है, ये लोग सब आपस में कह रहे हैं इसके पास इतना चीज़, देख लो वो जमींदार है। नहीं बोलते हैं हम लोग घर में भी एग्जाम्पल, या फिर ऐसे ही बोलते अरे वो देखो ना वो फलाना कितना अमीर आदमी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से लोग बोल रहा है प्रोफेसर, अरे भाई हम लोग तो ईमानदार, एक प्रोफेसर देखो वो जमींदार है, उसको क्या दिक्कत है, उसकी एक ही बेटी है। अगर मेरा बेटा का इससे शादी हो जाएगा तो किसका लाइफ संवर जाएगा, सोचिए। अच्छा खासा पैसा देगा, अच्छा खासा पैसा देगा ना। ये सब थिंकिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तभी ना ये सब थिंकिंग आ रहा है जी। नहीं तो क्या जरूरत है हमको सोचने का कि भाई मेरा उस बेटे से शादी हो जाए, उस लड़की का इस लड़के से शादी हो जाए तो घर संवर जाएगा। इकोनॉमिकली देखा जा रहा है। समझ में आ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं ना? यही इस ड्रामे में बेसिकली बात किया गया है कि अगर इनकलाब इसका नाम है तो नक्सलवादी का मतलब सिर्फ ये नहीं, लोग एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ दे के एक दूसरे का धन छपेट रहे हैं, ले रहे हैं, छीन रहे हैं, मार रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम के कारण। कोई यही इकोनॉमिकली प्रॉब्लम को लोग इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिए हैं कि यही इकोनॉमिकली प्रॉब्लम अब शौक में बदल गया है। अब लोग के पास अगर 10 करोड़ जमीन भी है ना, फिर भी वो सोचेगा कि अगला का जमीन हथिया ले। क्यों? क्योंकि लालच ही इतना खराब चीज हो गया है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नथिंग विल बी, कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कहेंगे। इनकलाब इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रियलिस्टिक प्ले बाय आसिफ कोरिम्बा रिगार्डिंग द सोशल इशू। ये इनकलाब, अगर आपसे पूछा जाए इन विच मैटर इनकलाब इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रियलिस्टिक प्ले, तो आपको कहना है इन सोशल इशू। सोशल मतलब सामाजिक बुराइयों, सामाजिक कमियों के बारे में इस इनकलाब में कहा गया है। घरेलू बात नहीं कहा गया है, सामाजिक बुराई। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम क्या घर में होता है? पूरे समाज में इकोनॉमिक का प्रॉब्लम है। आप अपने घर से बाहर निकलिएगा, आप जहाँ भी रहते हो, थोड़ा सा कुछ आगे पीछे घूम के देख लीजिएगा कितना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सबको एक बराबर है? जरूरी है कि आपके पास अगर इतना पैसा है तो मेरे पास भी है? मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे पास उतना है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबके साथ है, बस डिपेंड ये करता है कि आप उसको देख कैसे रहे हो, आप उसको समझ कैसे रहे हो। अब देख लीजिए, वो प्रोफेसर दत्ता है या फिर अमर है, वो लोग क्या सोच रहे हैं? वो जो जैन है वो इतना अमीर आदमी है कि सुप्रिया का शादी उससे हो जाएगा तो भाई कितना घर द्वार ये हो जाएगा। ये थिंकिंग ही ना है। अब भाई क्या, अब उस पर भी बात है कि भाई उसकी लवर है वो, तो बात ही अलग है। Amar is the son of Professor Datta. His father is a teacher and social and believer is in constitutional democracy and law and order. उसके पिता जो थे, अमर के जो पिता जो कि प्रोफेसर दत्ता हैं, वो बहुत ही बड़े टीचर थे। टीचर तो है ही थे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे बहुत विश्वास। उनका कहना था ना भाई, उनका क्या कहना था कि संविधान में लिखा गया है कि आर्टिकल 21 के तहत कहा गया है कि हर जीव को, हर जितना भी इंसान है इस धरती पे, सबको अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडर आर्टिकल 21। सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है, सबको, ईच एंड एवरी पर्सन। लेकिन फिर भी देख लीजिए, इकोनॉमिकली इतना दिक्कत है कि कोई किसी का हिस्सा मार ले रहा है, कोई किसी को जान से मार दे रहा है, कोई किसी को खत्म कर दे रहा है। मतलब हो क्या रहा है? व्हाट इज दिस? वो उनका कहना था कि कितना शांति से आप लोग सब कोई अपना गुजारा करें। अरे भाई मान लीजिए मेरे पास 2 रुपया नहीं है, हम मेहनत करेंगे, 2 रुपया कमाएंगे, लेकिन उस पर भी अगर अगला कोई बेईमानी करे और 2 रुपया हमको नहीं दे, तभी ना हम वायलेंस हो जा रहे हैं। नॉन वायलेंस तरीके से, क्योंकि प्रोफेसर दत्ता एक नॉन वायलेंस पर्सन थे जिनको गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि वो एक टीचर भी थे, लॉ को मानते थे, कानून को मानते थे, कानून के ऑर्डर को मानते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते थे। कॉन्स्टिट्यूशन का है तो संविधान जो कि लिखा हुआ है, वो हर इन सब चीज़ों को मानते थे वो। ठीक है। अमर को क्या फील होता था? अमर फील दैट द प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम हैज गॉन रॉटन टू द कोर। उसको लगता था ना कोर कि आज का टाइम में जो पॉलिटिकल ये जो राजनीति चल रहा है, ये तो सब खराब, रॉटन मतलब सड़ा के रख दिया है, सब कुछ सड़ा गला के रख देगा संविधान को। ही टेल्स सुप्रिया आई हैव अ मिशन दैट इट्स डेंजरस, आई एम पोसेस्ड। वो सुप्रिया से हमेशा बोलता था, सुप्रिया जो उसकी लवर थी उससे हमेशा बोलता था कि मेरे पास एक मिशन है कि कहीं आई एम डेंजरस, इट इज़ डेंजरस, आई एम पोसेस्ड। अगर ये जब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा तो हम तो आगे बढ़ जाएंगे, हम इन सबसे आगे बढ़ जाएंगे।
ही नेवर फॉरगेट दैट सुप्रिया इज द डॉटर ऑफ द जमींदार। वो कभी नहीं भूलता था कि सुप्रिया एक जमींदार की बेटी थी। ही नेवर फॉरगेट। अमर ट्रीट्स लव ओनली एज ए गेम एंड नॉट एज ए पैशन लाइक हिज मिशन। अमर ट्रीट करता था प्यार की तरह, प्यार को एक गेम की तरह ट्रीट करता था, एक पैशन, एक जुनून की तरह नहीं। उस नॉट एज ए पेशेंट लाइक हिज मिशन। वो अपने जुनून, अपने पेशन की तरह वो उस सुप्रिया को नहीं मानता था। सुप्रिया को सिर्फ एक गेम की तरह मानता था, जिससे नहीं होता है आजकल गेम कहने का मतलब आपको पता है। मुझे बोलना नहीं चाहिए एज ए टीचर, एज ए गर्ल, लेकिन हम बोल रहे हैं। आजकल के टाइम में क्या होता है ना कि देखिए, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये लाइन समझने के लिए मुझे ये वर्ड का उच्चारण करना पड़ेगा। आजकल के टाइम में जो होता है, ये सब जो भी आप समझ रहे हो डबल रिलेशनशिप टाइप में, ये आजकल फेक हो चुका है, बहुत जगह फेक हो। हम ये नहीं कह रहे कि एवरीथिंग इज फेक, बट हाँ, अब अमर को ही देख लीजिए। अमर ट्रीट लव, अमर प्यार की तरह तभी प्यार को एक गेम की तरह ट्रीट करता था। आजकल प्यार गेम ही हो गया। आजकल लव इज ट्रीटेड लाइक अ गेम, सिर्फ गेम। इट नॉट लाइक अ पैशन कि नहीं हमको तुमसे शादी कर ही लेना है, हम तुमसे शादी करेंगे, नहीं। क्योंकि वो खुद सुप्रिया से कह रहा है कि अगर ये बहुत ज़्यादा सोशल पॉलिटिकल बढ़ जाएगा, हम इन सब से भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के सब। अगर वो लड़का सुप्रिया को लेकर सीरियस रहता, उससे शादी करने का सोचता, तो वो ये वर्ड बोलता ही नहीं। आजकल तो वही ना टाइम हो गया है, जब तक हैं भाई तुम्हारे साथ तो हम तुम्हारे हैं सनम, और फिर जैसे अलग हो गए तो हम आपके हैं कौन। इस टाइप से होने लगा है आजकल। तो वही कंडीशन यहाँ पे इस ड्रामे में भी कहा गया है। आप लोग मेरी बात को गलत वे में मत लीजिएगा, लेकिन हाँ, इस चीज़ को आज के रियल है तो जो सच्चाई है वो है। अमर सुप्रिया सीन आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट इन कॉलेज कैंपस। इन लोग का जो सीन स्टार्ट हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब वो बॉम्ब फटने, बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब लव वाला बॉम्ब ब्लास्ट। इन लोग का जो फ्रेंडशिप हुआ था, ये कब हुआ था? कॉलेज के कैंपस के टाइम ही हुआ था। बट दत्ता इज कॉन्फिडेंट दैट हिज सन कैन नेवर किल एनीवन। अब वो क्या हुआ, अमर सुप्रिया सीन आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट इन कॉलेज कैंपस। अब क्या हुआ कि देखिए, वहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों का कॉलेज कैंपस में लोग थे, तो वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट वैसा हुआ था जिसके कारण कि कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। तो अब भाई दत्ता को लगा कि नहीं, मेरा बेटा किसी को मार नहीं सकता है। तो अमर्स कैरेक्टर इज फर्दर रिवील्ड इन एक्ट आइल। ही टेल्स सुप्रिया दैट हिज माइंड एंड हार्ट आर टेक्सटेड टू द एक्सट्रीम। वो हमेशा सुप्रिया से बोलता था कि मेरा माइंड बहुत इन सब चीज़ों को लेकर क्लियर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमर प्रैक्टिकल था। उसको लगता था कि अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्लियरली डेप्थ हो गया तो हम इन सब चीज़ों से हटने के लिए सोच रहे हैं और इन सब से हटेंगे। He still believes in the socialistic revolution, but he discouraged with their method. वो सोशल के तरीकों पे बिलीव करता था, नो डाउट बिलीव करता था, लेकिन वो फिर भी चाहता था कि हम इन सब चीज़ों से हटें। कैसे हटे? दिस वॉज ओनली द एटीट्यूड ऑफ हिज फादर, सो फाइनली ही हैज़ फाउंड हिज पाथ। वो ये सिर्फ उसके पापा का ही एटीट्यूड था, क्योंकि उसके पिता ही बहुत ही ज़्यादा वो भी मानते थे कॉन्स्टिट्यूशन को, हर चीज़ को वो मानते थे। ये भी मानता था, वो भी सोचते थे कैसे हटा जाए, और ये भी सोचता था। लेकिन हाँ, इसका ये था कि ये लव वगैरह के फेर में इस साइड से एक तरफ से भी पड़ चुका था। द न्यू जनरेशन विल सर्टेनली ब्रेक ए न्यू ग्राउंड ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। इसका जैसा नेचर था उस अकॉर्डिंग क्या था कि बहुत सारा ये वायलेंस भी कभी कभी हो जाता था, लेकिन इसके पिता वायलेंस नहीं होते थे। तो ऑब्वियसली इसका कहना यही था कि भाई जैसा ज़रूरत पड़ा तो हम इन सब चीज़ों का क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा तो सोशल इशू है ना, तो उस सब चीज़ों से हटने के लिए हमको जो सही लगेगा हम करेंगे। हमको ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा, तो हमको जो सही लगेगा हम करेंगे। वो हमेशा सुप्रिया से बोलता था कि देखो सुप्रिया, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं यहाँ से हट जाऊँगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे ड्रामे को एक सीन के फॉर्म में क्रिएट कर दिए आसिफ कौरेम भाई। मान लीजिए आप बैठे हुए और आपके सामने ये सब ड्रामा हो रहा है, आप उन सब चीज़ों को लिख दिए और लिख कर पोस्ट कर दिए। अब यही ड्रामा बन गया जिसका नाम है इनकलाब। इसका इसीलिए नाम पड़ा इनकलाब कि सोशल इशू के ऊपर इसको काम किया गया कि कोई किसी को छोड़ रहा है, कोई किसी के पैशन बना रहा है, कोई किसी के लिए बिलीव कर रहा है पर उस पर काम नहीं कर पा रहा है। आखिर इन सब से हटा कैसे जाए, दैट इज़ द रिजोल्यूशन। दैट इज़ इसका नाम हम लोग क्या देंगे इस ड्रामे के अकॉर्डिंग, इनकलाब। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको यहाँ पे ये स्टोरी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। देखिए स्टोरी नहीं है, बेसिकली ये ड्रामा है। ये ड्रामा थोड़ा आपके दिमाग में गया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से बेझिझक पूछिए, बताइए, अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज वगैरह करके आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अपने लास्ट वीडियो में जिसका नाम है नॉन फिक्शन स्टोरी। हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज का यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।